बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको सुबह की सोच में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नम्रा तारिक। मैं हुसैन लियाकत। इस वक्त मुल्की सियासत में एक नई हलचल है और आईनी तरमीम को लेकर हमें बहुत सारी साइड से डिफरेंट बयानात नजर आ रहे हैं। एक तो ये है कि किसी को पता ही नहीं मुसवदा क्या है। GIF को एक अलग मुसवदा मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलग मुसवदा मिला। आजम रिजवी तारड़ कह रहे हैं मुझे भी 11th और में ये मुसवदा मिला। और फिर एक और नई डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक अल्फाज यूज़ किया बकौल कामरान मुर्तज़ा साहब के कि मजबूरी है, मजबूरी में तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। और स्पेशली आर्टिकल 8 के हवाले से उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मजबूरी है। सो ये मजबूरी है कहाँ से आ रही हैं, क्या हो रहा है, मुसवदा तैयार किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और हम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम से ये इस तरह से टर्न हो जाएगा सब कुछ। कल के जो कामरान मुर्तजा साहब का इंटरव्यू उसके बाद ही सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक तरफ आपका बयान सामने आया कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आर्टिकल 8 लाना हमारी मजबूरी है। दूसरी तरफ कल एक्स पे एक पैगाम में मुर्तज़ा वाब साहब ने कहा कि ये बेसिकली मैं भी वहां पे मौजूद था, मजबूरी की कोई बात नहीं हुई। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? ये बात अब सिर्फ ये अब ब्लेम गेम है ना जी। जी जी। जो मुझे सच पता था वो मैंने सच बता दिया। उसमें सिर्फ एक बात पे वो कह रहे थे कि वो इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हो सकती है, बाकी नहीं। बात बिलावल अगर मेरे सामने या मुर्तज़ा मेरे सामने बैठ के अगर ये बात कर लें तो मैं उनको समझा दूंगा। ये बाद में ये उस रात भी बात हुई थी जो एक रात पहले वाली थी। फिर दूसरे दिन जनाब फिर दोपहर को मैं गया था बिलावल साहब के पास, उस रात भी बात हुई थी। उसमें ये कहा गया था उनकी तरफ से कि आप फिर इसको एजिटेट करें, हम देखते हैं फिर। ठीक हो गया। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपने आर्टिकल 8 का जिक्र किया कि उसकी जो तब्दीली, बल्कि आपको जब वो ड्राफ्ट मिला वो तो देखते साथ ही पहली चीज आपने यही देखी है और उस पर आपका एतराज सामने आया। तो ये बता सकते हैं आप कि आर्टिकल 8 में किन तब्दीलियों की बात हुई है, क्या तब्दीली होने जा रही थी जो मुसवदा उसके मुताबिक? उसमें ऐसा है, उसमें जी कामरान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मैं अच्छी कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकती आर्टिकल 8 के हवाले से। उस नेट को जो है वो करना था, उसमें भी के कुछ इख्तियारात को लिमिटेड करना था, आप ये समझ लीजिए। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हमने जब नून लीग का मौक़िफ़ सुना तो उसके मुताबिक हमें ये लगता था कि ये बेसिकली JUIF की अगर बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो उन्होंने कहा कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन कल मौलाना साहब ने बात की तो उन्होंने तो यकसर मुस्तरद कर दिया। अब ये मामलात किस तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्या कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं आप लोगों की तरफ से? मुझे कल मुर्तज़ा का फोन आया था, एक मिसाल थी, मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया हूँ। और पीपल्स पार्टी बाद में दूसरे दिन आई थी कि हम मिल के ये करते हैं, तो उस जो है वो हमने नहीं किया था। कहा था कि आप अपना कर लीजिए, हम अपना करते हैं, ताकि कल फिर कंफ्यूजन ये आए या लोगों को ये ना कहा जाए कि ये तो हमने मिल के किया था। तो वो अपना करें ताकि अगर वो पब्लिक हो तो भी सबको पता हो कि क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर किया, हम अपना क्या करें तो भी लोगों को पता हो कि हमने क्या किया। फिर ये ना हो कि ब्लेम गेम शुरू हो जाए नए सिरे से। तो कामरान साहब, आप लोगों ने अपना मुसवदा तैयार कर लिया? नहीं, पहले वो देना, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो हमारी तो कोई नीड भी नहीं है। नीड तो आप अभी मुर्तज़ा वहाब साहब से अभी रात के बाद से आपका राब्ता नहीं हो पाया? कल तो चले आपने बताया कि आप ड्राइव कर रहे थे, आप उनकी कॉल रिसीव नहीं कर सके, उसके बाद अभी तक बातचीत नहीं हुई? शाम का टाइम था वो उस वक्त, फिर उसके बाद मैं बिजी हो गया काम में। अब सुबह अभी हुई है तो फिर इंशाअल्लाह ताला ठीक मैं उनको फोन करूंगा। अच्छा सर, ये जो मुलाकातों का सिलसिला, इस पे प्लीज बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? उनको एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत करीबी नुमाइंदा समझा जाता है, वो भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी जो मुलाकात है उसका क्या मतलब है? उसको आप क्या समझते हैं कि हम उसको क्या समझें कि ये क्या मुलाकात है? देखिए, मैं लोगों के बारे में इस तरह से वो नहीं करता, तो वो आप जिनको जो मर्जी समझिए, वो आपका मामला है। वो लोगों के बारे में कि कौन एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है, कौन किसका नुमाइंदा है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दीजिएगा। मैं अपनी उस हवाले से कोई उसके ऊपर तबसरा नहीं करता कि वो किन के पैगामात लेके आते थे या किन के। इस वक्त तो वो मिनिस्टर थे और मिनिस्टर भी जो है वो इंटीरियर के। अब किसके पैगाम लेके आते हैं इसके बारे में मुझे कोई वो नहीं है। अच्छा सेनेटर साहब, PTI भी हमें ये कहती हुई नजर आ रही है कि अब आप और वो एक ही पेज पे हैं, तो क्या आगे जाते हुए हम आपको और PTI को उसी ग्रैंड जो उनका अलायंस है, डेमोक्रेटिक अलायंस अपोजिशन का, उसमें आपको शमूलियत करते हुए हम देखेंगे? आप सिर्फ इस मुद्दे पे उनके साथ हैं?
जी बिल्कुल नहीं, हम उनके साथ बाकी मामलात में नहीं है। हम इशू टू इशू जो है हम चल रहे हैं। इशू बेस्ड जो है ना वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इशू बेस्ड हम नून लीग के साथ भी कोई हमारा अगर कैसा उस पर मुफाद होगा पार्टी का और अवाम का, हम उस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह पीटीआई के साथ सूरत है। हम किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं है, तो कि हम अपोजिशन में हैं, मगर हम अपोजिशन में हमारी अपनी जमात के अपने मामला हैं। सही। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना को खालिक आइन समझा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि बिलावल की ऐसी क्या ही मजबूरी हो सकती है कि उनको अपने नाना के आइन में इस तरह से, उनके बनाए हुए आइन को सॉरी जो है वो इस तरह से कोई तरमीम जो है वो करनी पड़ रही है आज जाके 2024 में? ये अभी तो फिर एक वो उसमें ब्लेम गेम का हिस्सा बन जाता है। ये उनसे पूछिए कि उनको क्या क्या मजबूरियां हैं। मैं सिर्फ इस बात चले सर, ये बताइएगा कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि जो बात हुकूमत कर रही है या पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग कर रही है कि ये आइन की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए ये तरमीम, ये जुडिशल रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई यही नीयत है? ये आइन की तबाही के लिए था। अवाम के सारे इख्तियारात, उनके फंडामेंटल राइट्स देके तो उसकी तरफ देने की बात। अच्छा सेनेटर साहब, आप सेनेटर के अलावा एक माहिर कानूनदान भी हैं, तो निमरा ने पहले भी आपसे सवाल किया कि आर्टिकल 8 में क्या वो बुनियादी तब्दीलियां हुई जिसके ऊपर आपको ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं? जिस हालत में मौजूद था हम उसी हालत में चाहते थे। बाद में गवर्नमेंट ने खुद भी जो है ना वो जो दूसरा या तीसरा जो मुसवदा है इनका, उसमें उसको ओमिट कर दिया। जब देखा कि इस पर जो है बिल्कुल बात ही बन रही है और बदनामी हो रही है इस मामले में, तो उसके बाद उन्होंने ओमिट कर दिया था। उसमें किसी हमारे अदारे को जो है उनके इख्तियारात को जो है ना आप समझ लीजिए कि उसमें कोर्ट का कोई मामला अगर वो कुछ करें तो कोर्ट के मामला को जो है आम अदालतों के रेगुलर अदालतों के मामला को उसको कोई जी। कामरान साहब आपको आवाज आ रही है? कामरान साहब आपको आवाज? कामरान साहब को इस वक्त हम वापस कॉल मिलाएंगे। कामरान मुर्तजा साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, कुछ लाइन में डिस्टॉर्शन आई है और उनसे यही बात कर रहे थे कि हम GIF का मौक़िफ़ भी जाने, और फिर ऊपर से जब वो उन्होंने कहा कि बिलावल साहब की मजबूरी है, दूसरी तरफ से ट्वीट्स आ चुकी है, एक नया जिस तरह होता है ना कि पिंडोरा बॉक्स खुलते जा रहा है कि उनको क्या कुछ मजबूरी है। लेकिन आर्टिकल 8 के हवाले से हम प्रिसाइसली जानना चाहेंगे, क्योंकि जो कामरान मुर्तजा साहब बता, मेरे ख्याल कोई और नहीं बता सकते। एक तो सेनेटर भी हैं, ऊपर से कानून के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा उनकी गिरफ्त है, हमारे कानून भी हैं, तो ये बताएंगे कि आर्टिकल 8 में क्या कुछ तब्दीलियां हुई थी, क्या कुछ नहीं हुई। ये सवाल का जवाब ही बल्कि वो दे रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे मैंने उनसे भी सवाल किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना को खालिक आइन समझा जाता है, तो ऐसा क्या एकदम से हो गया कि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये जंग छिड़ पड़ी कि आईनी तरमीम आनी है? देखिए, एक तरफ बिलावल भी थे, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के वाले साहब मुफ्ती महमूद भी थे, और बहुत सारे ज़ीरक सियासतदान थे जिन्होंने 73 का आइन लाया था। ये कोई आखिरी तरमीम नहीं थी, या ये कोई पहली तरमीम नहीं थी, ये कोई 26वीं 27वीं तरमीम है। इससे पहले 18वीं तरमीम जब आई थी तो हमें लगा था कि हमारा आइन मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन ये तब्दीलियाँ हर गवर्नमेंट लाती है, अपनी तसल्ली के लिए लाती है। जिस तरह से बिलावल कहते हैं कि उनको मजबूरी है, फिर नून लीग वालों को पता नहीं कि। चलिए जी, कामरान साहब आगे। कामरान साहब, आप जवाब दे रहे थे सवाल का कि आर्टिकल 8 में आपके क्या रिजर्वेशन है, और आपको क्या लगता है कि वैसे ये जो तरमीम अभी पेश कर रही है हुकूमत, इनमें अगर कोई रद्दोबदल किया जाता है तो आप लोग अग्री कर लेंगे? फिर देखिए, अगर कोई अवाम के मफाद में कोई ऐसी बात आती है या कोई वाकई कोई ऐसी मुश्किल है कि उस मुश्किल के लिए जो है ना उसका हल तलाश करना है, कोई प्रैक्टिकल मुश्किल है और वो अल्टीमेटली जो है ना उसका फायदा पाकिस्तान को होता है, तो उसमें JUI आगे बढ़ेगी। मगर ये कहना कि हम आंखें बंद करके जो है ना अवाम के हकूक के ऊपर जो है ना वो उसको खत्म करने में उनके कुछ साथी बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता। अच्छा सेनेटर साहब, एक और बड़ा पॉइंट रेस किया जा रहा है हमारे नून लीग के दोस्तों की जानिब से, या फिर मीडिया की बात कर ली जाए कि मौलाना फजल रहमान को शायद कोई सेनेटर्स दिए जाएंगे, कुछ ओहदे दिए जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब भी कोई मामलात मौलाना की हद से फंसते हैं तो इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, शर्मनाक है। एक तरफ से जो है ना वो जब एक फरीक खुश नहीं होता तो वो कहते हैं कि जी शायद हमको गवर्नर और मिनिस्ट्रियों का कोई जो है ना वो लालच है या हमें दी जा रही है, और दूसरा फरीक खुश नहीं होता तो वो कहते हैं हमें सेनेटर्स जो है ना वगैरह दिए जा रहे हैं। हम इन चीजों को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो अगर प्रेसिडेंट का होता, प्राइम मिनिस्टर का होता, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े होते हैं, अगर वो भी ऑफर करें तो इन मामलात में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक। अच्छा कामरान साहब, ये बताइएगा कि जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को लेकर प्रपोजल सामने आया है
क्या JUIF उसको सपोर्ट करती है? आपका पर्सनल ओपिनियन भी बेशक बता दीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि क्या वो जजेस जिनको वजीर आजम अपॉइंट करेंगे वो फ्री एंड फेयर परफॉर्म कर सकते हैं, या उन पे हम इस तरह से रिलाई कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो सकती है, इस पे यकीनन जो है इस पे राय मौजूद है वकला की भी और COD में भी, जिसको जो है बात में शायद कहीं ना कहीं पे बहुत सी दूसरी पार्टियों ने भी एग्री किया है। मगर इस बात पे कि किसी को कहीं से निकाला जाए और कहीं पे उसको दोबारा डाला जाए और उसके बारे में पहले से डिस्प्यूट मौजूद हो, इस बात को JUI जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर आपके जो रिजर्वेशन है, अगर उसको कवर करते हुए हुकूमत मजीद कोई नया प्रपोजल बनाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को लेकर, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, इस तरह से हमसे जो है ब्लैंक चेक ना ले लीजिए भाई। ये ब्लैंक चेक वाला काम जो है ये गवर्नमेंट भी करना चाहती थी। उनका ख्याल ये था कि इस तरह से आधी रात को कागज देंगे और सुबह जो है ना ये उस पर चेक पे साइन कर देंगे। इस तरह से नहीं होता। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा मुसव्वदा तैयार किया जाए जिसमें आपको भी या आपकी पार्टी को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और वो फिर मंजूरी की तरफ भी चला जाए? जी मुमकिन है, हर चीज मुमकिन होती है। सियासत में हम कोई रास्ते बंद तो नहीं कर रहे। ये सारी पाकिस्तान की पार्टियां हैं, पाकिस्तान के मामला है। पाकिस्तान के मामला में जो हमारा हुजूम है या जो हुजूम बना दिया गया है उसमें भी हम जो है अपना परफॉर्म करने के लिए तैयार है, मगर ये आंखें बंद करके नहीं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो जो रात को भी बयान सामने आया मौलाना फजलुर रहमान का मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो उसके बाद हम लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोगों का जो ज्यादा इंक्लिनेशन है वो ऑपोजिशन की तरफ है। तो ये जो इत्तेहाद है ये बरकरार रहेगा आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, एक्चुअली और फैक्चुअली इस वक्त हम अपोजिशन में हैं जी, मगर हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है किसी और पार्टी के साथ। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इसको नोट कर लीजिए। लेकिन आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात कहां तक पहुंचे, जो भी जब आपकी उनके साथ मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है? सिर्फ इशू बेस्ड है। हर एक पार्टी के साथ हमारा मामला इशू बेस्ड है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि सुनने में ये भी आ रहा है, मेरे ख्याल आपने भी किसी निजी टीवी चैनल पे बात करते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ साहब शायद मुलाकात करना चाहते थे, मौलाना ने उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया। वो एक्चुअली नाराजगी का इजहार क्यों किया मौलाना ने? नहीं, इस बात पे नाराजगी का इजहार किया कि इस तरह हम शर्मिंदा होते हैं। एक वो मोहतरम शख्सियत है और जब वो आते हैं, कई दफा वो पहले आ चुके हैं, मगर उनके आके फिर हमको एक तरह से शर्मिंदगी होती है कि हम उनको मुंह पे ना करें। जो चीज हमने अपनी पार्टी के अंदर डिसाइड करनी होती है वो हम अपने किसी शख्स की वजह से, भले वो जितनी मोहतरम हो, उसकी वजह से डिसाइड नहीं करते। हमारी अपनी पार्टी पॉलिसी होती है। तो वो कहा जा रहा था कि जी वो आ रहे हैं तो उनका इस तरह में शर्मिंदा ना किया जाए। बाकी उनके आने या ना आने से हमको कोई जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अदरवाइज आएंगे तो हमारे सर आंखों पे हम जाएंगे तो हम भी वही इज्जत का जो है ना उनसे बर्ताव का एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें इज्जत देंगे। हमारे लिए सब बाइज्जत लोग हैं। अच्छा सेनेटर साहब, ये भी बताइएगा कि जो मुसव्वदे की बात की जा रही थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो मुसव्वदा आएगा और फिर एक आपकी जानिब से, तो उसका कोई टाइम फ्रेम भी है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर वो मुसव्वदा आएगा और उसके बाद आप अपना मुसव्वदा बनाएंगे? जी नहीं, वो अभी तक टाइम फ्रेम का नहीं था। मेरा ख्याल था कि उन्होंने बनाया हुआ है, वो शेयर करना चाहते हैं, मगर शायद नहीं बना हुआ। अब मुर्तजा से मेरी बात नहीं हो पाई है। जैसे बात होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि वो उन्होंने बना लिया या नहीं बनाया। मैं कोर्ट टाइम से जब निकल जाएगा फिर उनसे बात करूंगा। सही सर, जब से ये होता आ रहा है इतवार के रोज से लेकर आज तक, हम लोग अगर बात करें तो जितनी भी जमातों से हमने बातचीत की है, बल्कि कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी यही कहा कि जो भी मुसव्वदा JUIF को मिला वो अलग था। आपने भी इस बात की तस्दीक की। उसके अलावा दीगर सारी सियासी जमातें यही कह रही है कि मुसव्वदा अलग था। आपको क्या लगता है ये हुकूमत को करने की क्यों जरूरत पड़ी थी? अलग अलग मुसव्वदा देके वो क्या अचीव करना चाह रहे थे? नहीं, ये अलग नहीं था। इनिशियली एक था, उस पे बाद में जिन क्लासेस पे ज्यादा प्रॉब्लम आया और जिस पे जो है ना वो बहुत ज्यादा तनकीद आई, उसको फिर निकालते रहे। कंप्यूटर का जमाना है ना, वो कट पेस्ट हो जाता है। किसी चीज को किसी चीज से निकाल दिया जाए तो वो उसका पता नहीं चलता, फिर दूसरे को जो है ना अमेंडेड पकड़ा दिया जाता है। तो ओरिजिनली जो है 56 क्लासेस का था, फिर उसके बाद वो क्लासेस कुछ ओमिट होने लग गए और एक क्लास जो है वो फिर जब पार्लिमानी ये कमेटी की स्पेशल कमेटी की मीटिंग थी, उस कमेटी में बिलावल ने शहरी को कहा कि ये भी डालना है। अच्छा, ठीक।
ठीक हो गया। कमल साहब हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर अभी मजीद नहीं रह सकता, मेरा कोर्ट शुरू हो रहा है। जी ठीक बहुत शुक्रिया कामरान साहब में ज्वाइन बहुत करने के शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयद बुखारी साहब। बुखारी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये क्या कुछ चल रहा है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब की एक मजबूरी थी जिसके तहत आर्टिकल 8 की बात हो रही है कि उस पर तब्दीली की जाएगी, और फिर मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से हमें सुनने को मिला कि नहीं, मैं भी वहां पे मौजूद था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ये एक्चुअल में मामला क्या चल रहे हैं? शुक्रिया। गुजारिश यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा वाज़ेह है कि जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, जिससे ओरिजिनली तो मोहतरमा शहीद ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने किया लंदन में, तो बाकी दीगर पार्टीज भी उसमें शरीक हो गई और सेक्रेटरी है। उस वक्त हमारा मौका था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होनी चाहिए, और वो हम नहीं बना सके। अभी वो मौका था क्योंकि जो सूरत हाल अभी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के केसेस बहुत ज्यादा इनिशिएट हो जाते हैं, और जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स है हाई कोर्ट की, जो एपेलेट फोरम्स है, वो बैकलॉग बहुत हो गया है, लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पीडी जस्टिस पे बिलीव करती है, तो ये तो हमारा मौका था। तो बुखारी साहब सॉरी टू इंटरप्ट, तो फिर आप लोगों ने क्या, जब आप लोग ओब्वियसली हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो आप लोगों के जहन में ये पॉइंट तो लाजमी हुआ होगा कि फिर पैरेलल कोर्ट्स भी तो बनाई जा सकती है ना स्पीडी जस्टिस के लिए, इफ दैट्स द कंसर्न। नहीं, दे कांट बी पैरेलल कोर्ट्स हो, और ना हम पैरेलल कोर्ट्स बना ले हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं जी। अगर आप ये देखें कि नंबर ऑफ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो 184(3) के चलते हैं या 186 के चलते हैं, देयर आर ओनली 15%, और टाइम सबसे ज्यादा वो कंज्यूम करते हैं। और जो रेगुलर केसेस हैं जो एपेलेट फोरम्स के, वो तो उनकी तो बारी ही नहीं आती। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट्स में देखें, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के जो इश्यूज हैं वो ऑलमोस्ट 50-50% है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स प्रोविंशियल लेवल पे भी बन जाए और नेशनल लेवल पे भी बन जाए, तो कम से कम जो कॉमन लिटिगेंट है उसको रिलीफ भी जल्दी मिलेगी। कन्विक्शन होती है, उसके पास अल्टीमेटली अपीलेट फोरम का फैसला 25 साल 30 साल बाद होता है, या एक्विटल हो जाती है। जब सिविल मैटर्स जो है वो उनकी पेंडेंसी चलती है। सर ये बातें सब ठीक है, लेकिन जो ओपोजिशन का मौकिफ है वो ये है कि आप लोगों की नेक नियति पे एक सवाल उठाया जा रहा है उनकी जानिब से। तो उनका कहना ये कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन सकती हैं, हर जो बहुत सारी ममालिक में है, लेकिन उनके फंक्शन करने का मकसद कुछ और होता है, वो वाकई स्पीडी जस्टिस होता है, जस्टिस होता है। तो यहाँ पे नेक नियति पे जो सवाल उठाया जा रहा है, उस पर फिर आपकी पार्टी का क्या आर्ग्यूमेंट होगा? देखिए जी, किसी पे एतराज करना, किसी पे शक करना, जब तक उसके अमल दरामद ना हुआ हो, अगर ये प्रिजम्पशन से बात करते हैं, ये तो प्रिज्यूम कर रहे हैं ना कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और अभी जो इन्होंने कहा कामरान मुर्तजा साहब को, ये खुद एक केस में पिटिशनर भी थे, काउंसिल प्रेजेंट करते, डीजीज अपॉइंटमेंट कमेटी का सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका चेयरमैन मैं खुद था, और 2011 में हमने 6 जजेस को डिसअप्रूव किया, और एक फेक पिटीशन दिलवा के उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, मुनीर बख्शी, इस रिपोर्टेड केस है 2011 का, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी को खुशरस कर दिया, और ये शरीक थे उसमें। कामरान मुर्तजा साहब इज अ पार्टी टू दैट। तो मैं तो उस वक्त भी कहता था कि देयर शुड बी अमेंडमेंट, क्योंकि उस कमेटी को तक कोई जॉब नहीं रहा था। सारे मामलात जुडिशल कमीशन के पास चले गए, चीफ जस्टिस के पास चले गए, और फिर बुकला देखते हैं वो किसी जज को अनॉय नहीं करना चाहते, तो वो समझते थे कि हमने एलिवेट होना है, तो हम किसी जज को क्यों ऑफेंड करें, हैं? और मैं समझता हूँ कि टोटल कंप्लीट डोमेन जुडिशल कमीशन ने अपनी रख ली, और पार्लियामेंट्री कमेटी उन जजेस अपॉइंटमेंट को टुकरस कर दिया। इसलिए अभी हम समझते हैं कि अपॉइंटमेंट्स को भी रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि 110 या 9 जजेस इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाहर कह दिए, और उसके बाद सारे जजेस वो जो तहरीक में उनके साथ शरीक थे उनको एलिवेट किया गया, या जुडिशल कमीशन उनको एलिवेट कर, तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसका रोल क्या रहा। इसलिए हम समझते हैं कि अभी वो कमेटी में भी उसको भी रिविजिट करना चाहिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी गौर करना चाहिए, और ये जो
कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स हैं, ये तो हम चाहते हैं कि जो बैकलॉग है वो खत्म हो। आप देखें ना कितने अफसर सुप्रीम कोर्ट में एवरी डे आपको 184 के मुकदमात चल रहे हैं। जी। और मुकदमात का सुना आपने? तो बाकी गरीब आदमी, कॉमन आदमी, वो कितना अर्सा इंतजार कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा सेनेटर साहब, ये तो आपकी इलेक्शन कैंपेन भी था, आपकी मैनिफेस्टो में था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स लाएंगे और आईनी कोर्ट्स होने चाहिए, लेकिन ये भी तो बातें हो रही हैं कि अब आप कह रहे हैं कि कुछ शिकें ऐसी हैं जो लाना मजबूरी थी। वो क्या मजबूरी थी सर? कि कोर्ट्स की तो बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसे इंसानी हुकूक की बात हो रही है, वो बिलावल साहब ने कहा कि मजबूरी है, फिर उसको वैसे मुर्जा वहाब साहब ने तो उसको मेरा ख्याल डिनाई कर दिया, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी तो है फिर। नहीं, कतन नहीं है। ये मौकफ कामरान मुर्तजा का है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ नहीं है। कल कैटेगोरिकली चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया पे दिया। लॉयर्स को जो मीटिंग हुई जिसमें मैं खुद मौजूद था, उन्होंने किसी मजबूरी का जिक्र नहीं किया। हम समझते हैं कि कानून साजी ये डोमेन पार्लियामेंट का, इस पे अदालत का कोई रोल नहीं है कानून साजी में। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में अदालत ने हमेशा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जनरल मुशर्रफ को इख्तियार दे दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकते हैं। तो ये रोल किसने अदा किया? जुडिशरी ने अदा किया ना। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि जी स्टेट की जो अथॉरिटी एक्सरसाइज होगी वो थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रजिस्ट्रेशन हमारा का पार्लियामेंट का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामान कर सकती है। ठीक। बाकी किसी इदारे का तो कोई रोल नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, जस्टिस मंसूरी हमारे अगले अथॉरिटी इस गार्ड में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जी हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बिलीव करते हैं। ये कहाँ दुनिया में चीनी की कीमतें अदालतें मुकर्रर करती। सही। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा हमारे अगले चीफ जस्टिस कौन है? ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सीनियर मोस्ट होगा चीफ जस्टिस। सर सो फार जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 175 है उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। सर बिलावल, कोई अभाम नहीं होना चाहिए। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो इज वेरी क्लियर ऑन दिस। जस्टिस मंसूरी आज के अखबारात में पब्लिश है स्टेटमेंट। सर जस्टिस काजी फायजी साहब को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा? देखिए कैसे मिलेगा? एज 65 ईयर्स है। अच्छा, और एज 65 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन में है। सही। विदाउट अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स पार्टी डज नॉट सपोर्ट के एज बढ़ाई जाए। ठीक। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट को, दे शुड रिमेन फॉर 3 इयर्स। इस मुल्क में एक महीने के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। ठीक। ख्वाजा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुजरे, वो सिर्फ 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस थे। सर अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला नहीं चलते। ठीक। अच्छा काजी फायजी साहब 1 साल के लिए आए, इसलिए चेयरमैन बिलावल ने कहा हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि ये शुड बी टेन्योर पोस्ट, शुड बी फॉर 3 इयर्स। ठीक। अच्छा सर, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने वाली बात है। ये जब सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिएक्शन भी आ सकता है, या क्या सियासी जमातें उस रिएक्शन के लिए तैयार है? देखें जी, ये आपने ये कहां से निकाला गया सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने वाली बात? नहीं है। इट्स योर ब्रेन चाइल्ड। ओके सर, चलिए ठीक हो गया सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच। चलिए बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया माजरत के साथ। बात कर रहे थे इस तमाम तर आईनी तरमीम वाले से जो कि आने वाली है और एक मुअम्मा बन चुका है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।